जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, जिसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है, हम इसमें जानेंगे कि इस आयोग की नियुक्ति कैसे की जाती है, आयोग का गठन कब किया गया एवं आयोग के कार्य क्या होते हैं, इसकी शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, ये हमने एक रिव्यू जाना कि हम इस वीडियो में इतनी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सीपीएससी होगा, एनडीसी, सीडीएस, यूपीएससी या फिर पीसीएस, ठीक है, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो चाहे कॉलेज का एग्ज़ाम हो, आपका सभी एग्ज़ामों में केंद्रीय सूचना आयोग से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, और हम लोग इसमें जानेंगे, है ना, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो प्री से हो चाहे मेंस लिखना हो आपको, तब भी आपको यही लिखना है, और यदि प्री है तो तब भी इसी से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में और उसका हम सामान्य परिचय देख रहे हैं। देखिए, सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आता है। कब आता है? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कब आता है? 2005 में आता है, और इसी के तहत सूचना का अधिकार आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, सब 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम आता है, और इसी अधिनियम के तहत एक आयोग का गठन किया जाता है, और इस आयोग का नाम रहता है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक है, इतना हमने देखा सामान्य परिचय में 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आता है, और उसी के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, सांविधिक निकाय का अर्थ होता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, जो संसद के अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया है। ठीक है, जो संसद के अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया है उसे ही सांविधिक निकाय कहा जाता है। देखिए, ये क्या करता है, एक सांविधिक निकाय है जो सूचनाओं की जांच करता है। केंद्रीय सूचना आयोग इस तरीके से काम करता है, ये सूचनाओं की जांच करता है एवं उनका निवारण करता है ना। ये केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेश, चाहे केंद्र सरकार हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, इनके अधीन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों में अधीन, इनके अधीन कार्य कर रहे वित्तीय संस्थानों में जो लोग कार्य करते हैं पब्लिक सर्विस में, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जितने भी जो सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि पब्लिक सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, इनके बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो ये इतनी सारी, मतलब ये सूचना का अधिकार, ठीक है, 2005 में राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, मतलब इसने क्या किया है, जवाबदेहिता और पारदर्शिता को लागू किया है प्रशासन में। चलिए देख लेते हैं केंद्रीय सूचना आयोग अधिनियम की विशेषताओं के बारे में कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। देखिए, यह आयोग प्रत्येक लोक प्राधिकरण के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की भावना के हेतु लाया गया है। मतलब उत्तरदायित्व की जो भावना है उसका विकास हो, उसका विस्तार हो, इसीलिए यह अधिनियम लाया गया है कि हमारे यहाँ जो पारदर्शिता है, जो लोक प्राधिकरण है, उसमें क्या हो, जवाबदाहिता है, पारदर्शिता है, इसीलिए यह अधिनियम लाया गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों के बारे में कि इसके कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, आयोग के गठन के समय प्रारंभ में 5 आयुक्त थे, जिसमें एक सूचना आयुक्त था। मतलब ये कहना चाह रहा है, जब 2005 में इसका गठन हुआ था केंद्रीय सूचना आयोग का, तो उस समय क्या था, इस आयोग के समय एक तो सूचना आयुक्त थे और 5 प्रमुख आयुक्त थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ा बदलाव हो जाता है। ठीक है ना, एक संशोधन होता है, उसके माध्यम से थोड़ी सी इसकी जो कमियां थी वो सुधार दी जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से देखिए, किंतु वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त 6 सूचना आयुक्त हैं। मतलब पहले से जो व्यवस्था थी शुरुआत में उसको बदल दिया, और वर्तमान समय में जो सूचना है, जो ये लोग हैं, ठीक है ना, ये कौन कौन है, तो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और 6 अतिरिक्त सूचना आयुक्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं इनकी नियुक्ति की। तो देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित
एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। तो मतलब ये जो लोग हैं, ये मुख्य सूचना आयुक्त हो गए, फिर चाहे अन्य आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति का गठन किया जाता है। उस गठन में कौन कौन से लोग होते हैं हम उस समिति के बारे में जानेंगे, और फिर उनका चुनाव होता है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, इस समिति में प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित एक मनोनीत एक कैबिनेट सदस्य होते हैं। ठीक है ना, मतलब कैबिनेट सदस्य या फिर कैबिनेट मंत्री होते हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। लोकसभा के जो नेता होते हैं वो नेता होते हैं। ठीक है ना, मतलब विपक्ष में के जो नेता होते हैं ना लोकसभा में, वे नेता भी होते हैं। और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इस तरीके के, और वित्त मंत्री, इस तरीके के लोग भी इसमें होते हैं। ध्यान रखिएगा इस समिति में। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में जानते हैं कि कौन सा व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयुक्त का सदस्य या फिर उसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, देखिए, जो व्यक्ति समाज सेवा, वैज्ञानिक तकनीकी, जनसंचार एवं प्रशासन, ठीक है, प्रशासन का अनुभव रखने वाला हो, मतलब इतना अनुभव उसको आवश्यक होना है, तभी वह व्यक्ति केंद्रीय सूचना आयोग का अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना अनुभव होना जरूरी है, चाहे वो समाज सेवा हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, प्रशासन हो। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, देखेंगे नियुक्ति के बारे में। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो केंद्रीय सूचना आयुक्त हो गए, उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। बात कर लेंगे इनके कार्यकाल की कि इनका कार्यकाल कितने समय का होता है। तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब ये लोग कितने समय तक कार्य करेंगे, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, कार्यकाल के समय इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ में लिखना भूल गए, यहाँ वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं हम। देखिए, पहले हमने नियुक्ति देखी, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, फिर कार्यकाल के बारे में देखा। अब हम देख रहे हैं इनको कितना वेतन और भत्ता मिलता है। ठीक है, तो देखिए, कार्यकाल के समय इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन एवं भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके जो अध्यक्ष हो गए, चाहे केंद्रीय सूचना आयुक्त के जो सदस्य होते हैं, उनके वेतन और भत्ते में कोई भी अलाभकारी, मतलब उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती, उनके भत्तों में भी कमी नहीं की जा सकती। याद रखिएगा। देखिए, अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपनी स्वेच्छा से भी त्यागपत्र केंद्र सरकार को दे सकते हैं। देखिए, यदि कोई केंद्रीय सूचना आयुक्त, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से अपना पद त्याग करना चाहता है, या फिर उसके पास अध्यक्ष का पद है उसको त्याग करना चाहता है, या फिर कोई सदस्य है अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो किसको दे सकते हैं? वो केंद्र सरकार को अपनी स्वेच्छा से त्यागपत्र दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य कार्यकाल के बाद पुनर्नियुक्त के पात्र नहीं होते हैं। मतलब जब इनका एक बार कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इन्हें आप पुनः उसी समिति में, या फिर उसकी जो 6 सदस्यों की समिति हमने देखी, या फिर इसके सदस्य बनने के काबिल नहीं हो, उन्हें सदस्य का कार्यकाल दोबारा से नहीं दिया जा सकता। फिर दूसरे सदस्यों को चुना जाता है एक बार कार्यकाल समाप्त होने के बाद। समझ में आया? ठीक है, कि जो भी व्यक्ति एक बार सदस्य अध्यक्ष बन जाता है, फिर दूसरी बार उसको मौका नहीं दिया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयुक्त के कार्यों के बारे में। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिए आप लोग। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में किए जाते हैं कि केंद्रीय सूचना आयुक्त के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, देखिए, तो इस आयोग का कर्तव्य है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे जो लोक सूचना अधिकारी है ना, लोक सूचना अधिकारी, ध्यान रखना ये पद बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक सूचना अधिकारी का, कि नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण किसी सूचना को पाने के लिए आवेदन करने में असमर्थ रहा हो। देखिए, आपको कोई कार्य करवाना है,
उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए, जब आपको कोई सूचना चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे? कोई सरकारी सूचना चाहिए तो आप लोक सूचना अधिकारी के पास जाते हैं, जो आपको सभी सूचनाएं देते हैं सरकार से संबंधित, सरकार की नीतियों से संबंधित। लेकिन उसकी नियुक्ति नहीं है, वो अपने पद पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तब आपको सूचना कौन देगा? तो यदि आपको सूचना नहीं मिल रही है तो आप अपना जो कार्य करवाना चाहते हैं वो कार्य आपसे नहीं होगा। तो ऐसे लिए इस परिस्थिति में आप केंद्रीय सूचना आयोग के पास जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त आपकी हेल्प करेगा, आपको सूचना देगा, ठीक है, और आपकी जितनी भी मदद होगी वो मदद करेगा। ये इसका कार्य है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सूचना की समाप्ति से संबंधित मामले का समाधान करना। यदि कोई सूचना आपको गलत मिली है, यदि आपको सूचना के बारे में जानकारी भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त उस मामले से संबंधित सभी समाधान करेगा। आपकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान केंद्रीय सूचना आयुक्त करता है। देखिए, तीसरा है, इस अधिनियम के अधीन, यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग है ना, जो 2005 में हमने सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो 2005 में केंद्रीय सूचना राइट टू इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है, सूचना का अधिकार आया, और इस अधिनियम के अधीन, यानी कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अधीन, है ना, किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को जानकारी देने से मना कर दी गई। कोई भी व्यक्ति आप जानकारी लेने जाते हैं लेकिन आपसे वहाँ पे मना कर दिया जाता है वहाँ के अधिकारियों द्वारा, तब आपकी सहायता केंद्रीय सूचना आयोग करेगा। आप उस आयोग के पास अपील दाखिल कीजिए, वो आपकी सहायता करेगा, ठीक है। जो भी आपकी सहायता उस एक्ट से संबंधित है वो सभी सहायता करेगा। ये सब इसके कार्य थे। हम देखने वाले हैं केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियों के बारे में। देखिए, शक्तियाँ हैं, तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग को सिविल कोड की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसे सिविल कोड की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक है ना। और किसी भी शिकायत की जांच करते समय आयोग लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज की जांच करा सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि केंद्रीय सूचना आयोग है, ये कोई शिकायत आई है, किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आई है कि उन्होंने कोई गलत कार्य किया है, यदि उस समय वो आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग जब जांच करते हैं तो वो किसी भी लोक प्राधिकारी को क्या होता है, दस्तावेज की जांच कर सकते हैं, उनके जितने भी दस्तावेज हैं उनकी छानबीन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो भी मामला है वो सामने आ सके, ठीक है। और इसकी जो शक्ति है इसमें देखिए, छठी है, केंद्रीय सूचना आयोग प्रत्येक वर्ष अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो देखिए, जब ये अपना कार्य करता है पूरे साल, तो ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। एवं केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को, इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों, ठीक है ना, और ये क्या करेगा, केंद्रीय सूचना आयोग अपनी जो प्रत्येक वर्ष की 1 साल का जो भी इसने कार्य किया है ना, जितने भी केस इसके समक्ष आए, इन सब की रिपोर्ट किसको देता है ये? तो इन सब की रिपोर्ट ये देता है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को हमारी सांसद के दोनों सदनों के समक्ष रखती है, ठीक है। थोड़ा सा हम ये संसद शब्द आया है तो इसके बारे में देखेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ा होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो आर्टिकल 79, ठीक है, आर्टिकल 79 संसद के गठन की बात करता है। अब देखिए, संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, जिसको निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, और राष्ट्रपति, जिनके द्वारा इनकी नियुक्ति भी की गई थी, राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर संसद बनता है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है, संविधान से, किसी भी आर्टिकल से, तो मैंने सभी पे वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रपति ही देश के प्रथम नागरिक होते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक होते हैं, और जितने भी संधि दस्तावेज होते हैं सब राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने ये पढ़ा, ठीक है, ये केंद्रीय सूचना आयुक्त के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल, जिसमें संविधान, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।